नमस्कार, एग्ज़ाम कार्ड लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि हमने सीटेट के बारे में बात की थी। सीटेट का जो एग्ज़ाम हो चुका है उसमें 150 क्वेश्चन में से 105 प्लस क्वेश्चन सिर्फ एक बुक से करने की बात की थी, और वो एक बुक है ये सीटेट की मैथ्स एंड पेडागोजी के बारे में। ये एक बुक है जिसमें आप मैथ के 30 में से 18 क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं सीटेट के सीडीपी और ईवीएस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हमने मैक्सिमम क्वेश्चन विद प्रूफ दिखाए थे जो हमारी बुक से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस मिले थे। ये आपकी स्टडी बुक की गाइड बुक एक आती है वो, और ये एक है मैथ की पेडागोजी की, जिसमें आपका मैथ और पेडागोजी दोनों दी गई हैं। इस बुक के पेज नंबर के साथ उस टॉपिक का स्क्रीनशॉट क्वेश्चन के साथ मेंशन है, जिसे आप जब चाहें तब चेक कर सकते हैं कि किस पेज से कौन सा क्वेश्चन आया है। ये जो क्वेश्चन हम आपको 30 में से 18 क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आप बुक से कर सकते हो। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस सीटेट में इस तरीके से पूछे जाते हैं कि उन क्वेश्चंस को आप 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर कर सकते हो। तो जब आप इस बुक को पढ़ लोगे तो ये मेरा वादा है कि आप 18 से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे 30 में से, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका लैंग्वेज टीचिंग बेस्ड होता है और टीचर्स के अकॉर्डिंग होता है। तो उन्हें आप जो कॉन्सेप्ट आपने 2 से 3 या 4 कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे उनके आधार पर कर पाते हो। उन क्वेश्चनों को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि वो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो सिंगल टॉपिक से किए जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम इसे, जिसमें आपको 30 में से 18 क्वेश्चन करने वाले हो आप आज, जो डायरेक्ट आपको मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन है मैथ का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। 1, 8, 27, 64, 125 ये दिया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके 216, 289, 256, 343, 216, 343, 256, 289। तो ये बुक के पेज नंबर पर आप 68 पर देखते हो कि पैटर्न पे आधारित सवाल है। पैटर्न दिया गया है। पैटर्न 2 तरीके के होते हैं, ABCDEF, GHI, JKL, यानी कि 1 2 3 4 5 6। इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये 009, 109, 209, 309 ये आपका पैटर्न नंबर्स पे आधारित है। इसी तरीके से हमें इसमें पैटर्न देखना है कि कौन सा पैटर्न इसमें चल रहा है। पैटर्न देखने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, 4, 5 ये क्यूब हैं इनके, और यहाँ पे आ जाएगा 6 और 7 का क्यूब। तो 6 और 7 का क्यूब क्या है? 6 का होता है 216, जो आपको 2 ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है। 7 का क्यूब होता है 343, जो आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जो ऑप्शन आपका थर्ड सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा? ये नंबर सिस्टम का सवाल है, केवल जोड़ घटाया करना है इसमें, यानी कि प्लस माइनस, और उसे करने के लिए आप नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दी गई है, अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हो तो बहुत आसान है। आपको इन सब को जोड़कर इसमें से घटा देना है। जो भी संख्या प्राप्त होगी वो संख्या होगी जो इसके योग में से घटाने पर आपको प्राप्त होगी, और इसका आंसर होगा 2563। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? चार्ट गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते हैं। गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से जहां तक है मैक्सिमम बच्चों को 2 ऑप्शन सही लग रहे होंगे, और सही भी हैं 2 ऑप्शन, लेकिन सीटेट में हमें वो ऑप्शन चुनना होता है जो ज्यादा सही है, यानी कि वो दूसरा ऑप्शन उस ऑप्शन के अंदर समाहित होता है। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट्स। जब तक आप कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ोगे तब तक समझ नहीं पाओगे, वो समझ विकसित नहीं होगी आपकी, जिससे आप उन ऑप्शंस को समझ सकें जो एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन को अपने अंतर्गत समाहित करके रखता है। ये आपका टॉपिक दिया गया है पेज नंबर 97 और 131 पर। आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हो अगर,
तो चार्ट्स के बारे में और मैथ्स लेबोरेटरी के बारे में आपकी समझ विकसित होगी, जिससे बड़ी आसानी से आप इसका आंसर दे पाओगे। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर रहेगा आपका फोर्थ ऑप्शन। गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है और लैब में चार्ट समाहित रहता है, इसलिए सबसे सही आंसर फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्कूल गणित इबारती सवालों के लिए सही है? स्कूली गणित में इबारती सवाल यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनके लिए। इबारती सवाल गणितीय निदर्शन के उदाहरण नहीं होते। इबारती सवाल केवल माध्यमिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। इबारती सवाल गणित में कार्यविधिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं। इबारती सवाल उन अभ्यासों की संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिससे गणितीय तकनीकी को लागू किया जा सके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। आप इसे पढ़ने के लिए देखते हैं कि पेज नंबर 102 पर इसका एक पैराग्राफ दिया गया है। एक पैराग्राफ का सिर्फ ये एक छोटा सा स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, जिसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में लिखा हुआ है, टॉपिक के बारे में जो आपके इबारती सवाल होते हैं। तो जब आप ये टॉपिक्स पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, समय से पूर्व ही आपको समझ में आ जाता है कि क्या ऑप्शन सही है क्या नहीं। इबारती सवाल गणितीय निदर्शन के उदाहरण नहीं है, बिल्कुल गलत है, उदाहरण होते हैं। इबारती सवाल केवल माध्यमिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं, गलत है, माध्यमिक कक्षाओं में नहीं, प्रारंभिक में भी महत्वपूर्ण होते हैं। इबारती सवाल गणित में कार्यविधिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं, कार्यविधिक ज्ञान पर नहीं, सामाजिक ज्ञान पर भी केंद्रित होते हैं। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीकी को लागू किया जा सके। बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि इबारती सवाल वो भी होते हैं जब एक बालक दुकान पे जाता है 100 का या 500 का नोट लेके और वो कुछ रुपयों का सामान लेता है, फिर उसे खुले रुपए लौट के मिलते हैं, तो वो उसके लिए एक इबारती सवाल है। उसके सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या दुकानदार ने मुझे उतने ही पैसे लौटाए जितने लौटाने चाहिए थे, तो वो अपनी कैलकुलेशन करता है, उसी पे बेस्ड है ये इबारती सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक हैं? पैटर्न का उपयोग करना, दृश्यीकरण, संबंध स्थापित करना, सूत्रों को याद करना। बुक का पेज नंबर हम 125 देखते हैं, उस पर लिखा हुआ है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि याद करना कहीं भी उचित नहीं है। एनसीएफ यही कहता है कि हमें जो भी शिक्षा देनी है छात्रों को, वो उन्हें सिखाना है, ना कि याद कराना है। तो सीटेट के पेपर में जिस ऑप्शन में भी रटना, याद करना लिखा होगा वो सदैव गलत होगा। सबसे कम प्रासंगिक है सूत्रों को याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपका क्या कहता है? गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो ये सवाल संज्ञानात्मक विकास और संज्ञानात्मक समझ के ऊपर है। हम देखते हैं बुक के पेज नंबर 124 पर लिखा है, यूजिंग कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट टेक्निक्स टू रेमेडी मिसकॉन्सेप्शंस, engaging in practices like this allows students to trouble their own thinking and it is through this conflict that they will develop their own meanings or at least seek to rectify to the conflict। ठीक है, तो जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें इसका आंसर समझ आ जाता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जब हम, ये सिर्फ एक छोटा स्क्रीनशॉट है, इसी किताब में इसी टॉपिक के बारे में 1 पेज 2 पेज इस तरीके से दिया गया है। जब आप ये देखते हैं तो एक समझ विकसित होती है जिससे आप बड़ी आसानी से पता कर पाते हैं कि संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। गलत है। जब संज्ञानात्मक संघर्ष बच्चों के सामने आता है तो वो विकसित होते हैं कि कब हमें किस सिचुएशन में क्या डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि जब वो डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन से उन्हें फ़ायदा होता है तो वो उनकी समझ विकसित होती है कि
एक जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो उसे हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है, बिल्कुल प्रभावी है, ये भी गलत है ऑप्शन। और संज्ञानात्मक संघर्ष प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है, यही सही है, यानी कि ऑप्शन आपका केवल ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। यानी कि कोई भी संख्या हो जिसमें हम 8 जोड़ दें तो वो दुगनी हो जाएगी। यानी कि सिंपल है, जब भी हम किसी भी संख्या में वो संख्या जोड़ें और उसका दोगुना हो जाए तो यानी कि वो संख्या स्वयं होती है। इसके अलावा भी हम देखना चाहें, नंबर सिस्टम का सवाल है, अगर आप नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत आसानी से आप समझ जाओगे किस तरीके से करना है। आप इनमें जोड़ के भी देख सकते हो, यानी कि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है। 16 में 8 जोड़ेंगे दुगनी होगी नहीं, 6 में 8 जोड़ेंगे दुगनी होगी नहीं, 12 में 8 जोड़ेंगे दुगनी होगी नहीं, 8 में 8 जोड़ेंगे दुगनी हो जाएगी, यानी कि यही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 मतलब कितना होता है। ऑप्शन दिए गए हैं 90, 180, 360, 60। पेज नंबर 56 पर दिया गया है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि इसका आंसर 180 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 41। 1 मिलीमीटर बराबर है 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 मीटर, 0.1 मीटर, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये पेज नंबर 74 पर मेजरमेंट ऑफ लेंस दी गई हैं। आज सेंटीमीटर और मिलीमीटर का क्वेश्चन आया है, इसके बाद किसी और का भी आ सकता है। तो आप जब भी किताब पढ़ोगे ये चीज़ें आपको याद होंगी तो आप ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। इसका आंसर होता है 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और जब भी हम 1 मिलीमीटर में 10 का भाग देंगे तो 0.1 सेंटीमीटर आता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। एक भाज्य संख्या है, एक दोनों है, एक भाज्य और अभाज्य संख्या, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, एक भाज्य संख्या है। तो बुक के पेज नंबर 2 पर दिया गया है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में दिया गया है। जब आप ये पढ़ते हैं तो आप उस निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, क्योंकि एक ना इसमें है ना इसमें है, ना प्राइम नंबर्स में है ना कंपोजिट नंबर्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। निम्नलिखित में से किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। ब्रज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था, वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। यानी कि ब्रज एक बालक है, उसे 100 मीटर लंबा तार दे दिया है और उससे कह दिया है कि आप जहां भी इस तार को घेर के जितना जमीन में इस तार जमीन घेर लोगे इस तार से, वो जमीन आपकी हो जाएगी। तो ब्रज सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन घेर सके। तो पेज नंबर 47 पर दिया गया है एरिया एंड पैरामीटर। पैरामीटर 100 है। अब 100 पैरामीटर से मैक्सिमम किस तरीके से आकृति जो बनेगी वो कौन सी लें कि मैक्सिमम जगह घेर सकें, एरिया घेर सकें। तो 30/20 से कम होगा, 5/45 भी कम रहेगा, 15/35 भी कम रहेगा, 25/25 जो सबसे अधिक होगा, यानी कि जो बनता है वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। एक सदैव समबाहुभुज होता है। बहुभुज पेज नंबर 59 पर पॉलीगन के बारे में दिया गया है। तो जो पॉलीगन के बारे में जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सदैव जो पॉलीगन रहता है वो अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। और इक्वल साइड्स किसकी होती हैं? इक्वल साइड्स सदैव पंचभुज की नहीं होती हैं, वृत्त की नहीं होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की नहीं होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की भुजाएं चारों सदैव बराबर रहती हैं और यही है रेगुलर पॉलीगन। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम होने पर 15 रुपये पार्सल लगेगा और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपये लगेगा। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरों को देखकर पार्सल भेजने की राशि का चुनाव कीजिए। इस क्वेश्चन के बारे में बुक का पेज नंबर 72 एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मनी दिया गया है, मनी चैप्टर में।
जब आप इसे करते हो तो आप सीख पाओगे कि किस तरीके से इस सवाल को हल करना है। यानी कि 350 ग्राम है तो पहले 50 ग्राम के लिए आपके 15 रुपये लगेंगे, उसके बाद 50 ग्राम के लिए 7 रुपये लगेंगे, उसके बाद 50 ग्राम के लिए 7 रुपये लगेंगे, फिर 50 ग्राम के लिए 7 रुपये लगेंगे और फिर 50 ग्राम के लिए 7 रुपये लगेंगे। इस तरीके से 300 ग्राम तक चलना है। 100, 200 और 300, 50-50 ग्राम, ये आपका हो गया। अब इसे ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 57। इसका आंसर आपका 57 हो जाएगा ऐड करने पर। 42 एंड 15, 57। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 5, 3, 6, 6, 1, 4, 5, 3, 3, 2। निम्नलिखित संख्याओं में से अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई? इसे हम देखते हैं तो पेज नंबर 77 पर रिकॉर्डिंग डाटा दिया हुआ है। रिकॉर्डिंग डाटा में हमें बताया गया है जो भी डाटा हमारे पास होता है उसमें से हमें जो कुछ निकालना है। ये सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है, इसके आगे भी और दिया गया है। तो जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यानी कि अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई, तो हम गिन सकते हैं 1, 2, 3। 3 है जो सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई है। 5 2 बार प्राप्त हुआ, 6 2 बार प्राप्त हुआ, 1 1 बार, 2 1 बार, 4 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 25.3 इंटू 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इंटू 18.5 का मान है। यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए पेज नंबर 17 पर बोर्ड मास का रूल दिया गया है और ये क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड मास के रूल से ही हो सकता है। विदाउट बोर्ड मास रूल नहीं होगा। जब आप बोर्ड मास का रूल लगा के इसे सॉल्व करते हो तो आप आंसर पाओगे 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7.5 किलो नमक से 1.12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो बुक का पेज नंबर फर्स्ट है, नंबर सिस्टम। अगेन मैं यही कहूँगा कि जो नंबर सिस्टम के सवाल हैं वो नंबर सिस्टम करने पर आप बड़ी आसानी से इन सवालों को कर पाओगे। नंबर सिस्टम जो बुक में दिया गया है, नंबर सिस्टम, उसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। और इसे करने के लिए आपको नंबर सिस्टम की टर्मोलॉजी, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड आना चाहिए। इसे करने के लिए आपका इसका आंसर 90 आएगा। सबसे पहले तो 7 से 1/2 को बदलेंगे 15/2 में और फिर उसे कितने नमक के पैकेट बन सकते हैं इसमें डिवाइड कर देंगे 1/12 का। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 15 × 12/2। 2 6 12, 15 6 90। इसका आंसर 90 आता है। तो जब आपको ये कैलकुलेशन नंबर सिस्टम से आप सीख जाओगे, बड़ी आसानी से सवाल को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए? वह सटीक होनी चाहिए, यह अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि वह यह विषय में खुलापन जोड़ सके, बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए, यह अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों की गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होगी। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से हमें चुनना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की भाषा में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। बुक के पेज नंबर 101 एंड 102 पर दिया गया है आपका ये टॉपिक, जिसमें आपको दिया गया है एवरीडे लैंग्वेज, मैथमेटिकल सिचुएशन लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंबॉलिक लैंग्वेज। आप ये टॉपिक पढ़ते हो डिटेल में आगे तो आप इसका आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे और वो भी बहुत ही आसानी से। इसका आंसर क्या रहेगा, ये आप जब वो टॉपिक पढ़ के और समझ लोगे तो समझने के बाद आप बड़ी आसानी से बता पाओगे कि इनमें क्या क्या गलत है। यह सटीक होनी चाहिए, भाषा प्राथमिक स्तर पर सटीक होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर भाषा सटीक नहीं होगी तो प्राथमिक स्तर का बालक सीख रहा होता है, उसे जो सिखाया जाता है उसके लिए वही सही होता है। तो सटीक होना अत्यंत आवश्यक है, ये सही है। अब ए आपका किस किस ऑप्शन में? चारों में ही है। अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि यह विषय में खुलापन, अस्पष्ट बिल्कुल गलत है, यानी कि ये भी गलत हो गया आपका। और उसी में है वी, बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए, बिल्कुल मातृभाषा में होना चाहिए। यह अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थी की गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होगी।
ये प्रावधिक होना आवश्यक नहीं है प्राथमिक स्तर पर। इसका ऑप्शन होगा ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट मस्ट बी हाईली टेक्निकल। हाईली टेक्निकल प्राथमिक स्तर पर होगी तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। ये मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रावधिक मैंने हिंदी में बोला, हो सकता है आप इस पर ध्यान ना दो, समझ ना पाओ प्रावधिक का मतलब क्या है। यानी कि हाईली टेक्निकल, प्राथमिक स्तर पर टेक्निकल भाषा का कोई आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है? 7 रुपये 50 पैसे प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट, 7 रुपये 50 पैसे प्रत्येक वस्तु वाली 75 दर्जन वस्तुएं, 750 प्रत्येक वस्तु वाली 7.5 दर्जन वस्तुएं, 750 प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट। पेज नंबर 72 पर चैप्टर नंबर 20 मनी दिया गया है, जिसे आप करते हो तो आप बड़ी आसानी से इसकी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो इसका आंसर। और इसका आंसर निकालने के लिए आपको सिर्फ इनका मल्टीप्लाई करना है और पता करना है। इसका आंसर ये है, मैं आपको बता देता हूँ, आप करके देख लेना। 7.5 दर्जन है, यानी कि इसमें 6 का गुणा करके इन्हें काउंटिंग यूनिट में कर लेना है। 75 पैकेट है, 75 का 750 रुपये में मल्टीप्लाई करना है और 75 दर्जनों को 12 में मल्टीप्लाई करके, सॉरी 6 नहीं 12 में, एक दर्जन में 12 यूनिट होती हैं, 12 में मल्टीप्लाई करके 7.5 रुपये से मल्टीप्लाई करना है। आंसर इसका पहला रहेगा। और ये आपका लास्ट सवाल था जो बुक से मिला आपको। तो ये आज अभी हमने देखे जो सीटेट की बुक से सीधे सवाल आपको मिल रहे हैं, जो काफ़ी आसान कर देते हैं सीटेट की परीक्षा को पास करना। सीटेट में जो 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट की एक गाइड उपलब्ध कराते हैं। उस गाइड को जब आप पढ़ते हो तो 105 से प्लस क्वेश्चनों को करने के लिए सक्षम हो जाते हो आप। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।